Hello, dear friends. We are solving NEET 2021 question paper. Physics portion we are starting here, guys. Okay. This is question number one. अच्छा, one thing which I want to tell you कि इसमें एक स्टूडेंट का पेपर है, तो अगर इसने किसी आंसर को करेक्ट किया है, सो इट्स नॉट श्योर दैट कि वो आंसर करेक्ट है, बट आई विश कि जो उसने करेक्ट किया है वो करेक्ट हो. ओके. सो गाइज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन ये है कि अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट suited as an objective of an astronomical telescope since. तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि भाई एक लार्ज अपर्चर का जब हमारे पास जब हम कोई टेलीस्कोप पढ़ते हैं, आई होप आपने सबने टेलीस्कोप जो है पढ़ा होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो जब आपने टेलीस्कोप पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो उसमें लार्ज अपर्चर क्यों लिया जाता है स्टूडेंट्स? एक तो इसके लिए होता है कि भाई ब्राइट इमेज बनती है, रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है, बड़ा अपर्चर बनाने से. उसमें जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि भाई वो जो इमेज फिल्ट्रेशन हो जाता है वो नहीं होता. तो लार्ज अपर्चर जो है वो बहुत फायदेमंद है. तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है कि लार्ज अपर्चर जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज. ये करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बात है. लार्ज एरिया जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर. बिल्कुल ठीक है भाई, जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ही जो लाइट गैदरिंग होगी, क्योंकि टेलीस्कोप में दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, चांद सितारे वगैरह जो है, इनकी बात करते हैं, तो लाइट गैदरिंग पावर भी बहुत शानदार होगी. तो ये भी करेक्ट है. लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रेजोल्यूशन. बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल ये करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली फोर्थ, ऑल ऑफ अबव. तो फर्स्ट आंसर जो है ऑल ऑफ अबव है. सेकंड जो है हमारे पास वो है अ थिक करंट कैरिंग केबल. इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा बच्चों, ठीक है. अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन. अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि भाई हमेशा बोलता था कि ग्राफ तो इनका फेवरेट है, ठीक है. तो ये आपको जो इन्होंने वायर दिए बच्चों, वायर जो है, जो वायर होती है उसको भी हम लोग, उस वायर को भी हम लोग एक तरह से सिलेंडर की तरह यूज करते हैं. भाई बच्चों, कोई पतली वायर है, पतली वायर को एकदम सीधा करके आप ऊपर से देखो तो एक सिलेंडर की तरह नजर आएगी, जैसे इस तरह से नजर आएगी आपको एक सिलेंडर की तरह. तो अब इसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली करंट, ठीक है. करंट जो है, करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में. सो इट इज लाइक अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की तरह ये बिहेव करने लगेगा बच्चों. तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू द, यू कैन से, द डिस्टेंस आर के साथ जो इसका वेरिएशन है, एक बात ध्यान रखना, कैपिटल आर जो है वो रेडियस है, कैपिटल आर जो है वो है रेडियस, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस आर साथ वेरिएशन कैसा होता है बच्चों, कि जब तक ये अंदर है, जब तक, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इसको मैं थोड़ा और एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, एक सिलेंडर की तरह दिखा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका जो रेडियस है, वो रेडियस इसका है आर, कैपिटल आर. तो बच्चों जब तक ये सेंट्रल पॉइंट से, एक्सेस पॉइंट से रेडियस की तरफ बढ़ती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है. पढ़ा होगा आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, समझ गए. तो वहां से अंदर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है. तो जब तक ये आर इज इक्वल टू आर है, तो मेरे हिसाब से ये वाला ग्राफ करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इनसाइड है ना, जब तक आर इक्वल टू आर है तब तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अकॉर्डिंग टू मी जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड इसका होना चाहिए, ठीक है बच्चों. अच्छा, बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लीजिए, आंसर जो है इसमें सूटेबल नहीं है. तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है. फिर भी आप बच्चों इसको वेरीफाई कीजिएगा, जो एनटीए की ऑफिशियल आंसर की है उससे वेरीफाई कीजिएगा. ये मेरे आंसर्स हैं, सो बिल्कुल एरर हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है. बट यस, 99.99% जो है मेरे सॉल्यूशंस करेक्ट होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर. स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया गया है बच्चों. तो फटाफट देख लो यहाँ पे बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर. अच्छा, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. तो बच्चों फोर्स कितना है, फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन. फिर ये कहा गया देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 किलोग्राम, है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, व्हेन अ मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय इट. बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास स्प्रिंग का, जल्दी से बताइए. T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. और k कहां से निकालोगे, k निकालोगे यहां से, f भी पता है, x भी पता है. सो f इज इक्वल टू kx. ऑलराइट, सो f इज इक्वल टू kx. तो बच्चों 10 इज इक्वल टू के, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर. बच्चों दिमाग लगाना, ये नीट का पेपर है, ऐसे जल्दबाजी में इसमें आपके ऊपर कहते हैं ना कि एक जैसे मछली को फंसाया जाता है जाल में,
ये वैसे आपको जाल में फंसा सकते हैं, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। सो मीटर विल भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का मीटर, 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ से बेटा के की वैल्यू कितनी आएगी, 10/5 इंटू 10⁻²। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ज़्यादा रफ की जगह नहीं है, तो मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 10/5 -2 पर जाके प्लस का 2 हुआ तो दैट बिकेम 100। अब यहाँ से देखें तो 5 2 10, 200 हो गया। तो बच्चों के की जो वैल्यू है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, के की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 200। ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई है, तो t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो बच्चों m हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 2/200, दैट इज नथिंग बट 1/100। भाई ये 2 से 2 कैंसिल, 1/100। और 100 को जब आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट में तो 10 हो जाएगा। तो क्या डिवाइड में 10 हो जाएगा, ये बिल्कुल 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2π/10, ये सिंपली π/5। लेकिन एग्जामिनर साहब यहाँ भी आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, यहाँ भी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो बेटा π/5 लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको ट्रिक कैसे लगा के सॉल्व करते हैं। π/5 आ रहा है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो मैं लिख दूंगा इसको 22/7, और ये हो गया 5, तो यानी कि 22/35, 22/35 आ रहा है। इसका मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग में आंसर होगा, समझ रहे हो। 22/35। बच्चों ट्रिक, दिमाग का इस्तेमाल करो, समय बचाने की कोशिश करो। 22/35 मेरा आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग में, क्योंकि 1 से लेस आएगा, तो 1 से लेस में तो 2 ही ऑप्शन है लास्ट वाले। क्लियर। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि बस एक बार 0 पॉइंट लगाऊंगा, एक बार अगर मैं पॉइंट का यूज कर लूंगा, तो पॉइंट लगाते ही दिस विल बी 220/35। इसका मतलब अब जो भी मेरा नंबर आएगा वो जीरो तो नहीं आएगा, वो कोई नॉन जीरो नंबर होगा। तो बच्चों आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। बस टाइम बचाने से आपका सिलेक्शन होता है बेटा, टाइम बचाने से आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचो कि भाई करेक्ट आंसर आने से ही नीट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझा रहा हूँ, वरना बच्चों इसको करके निकल गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। अच्छा जी, टर्बाइन को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर से पानी गिर रहा है, ठीक है, और टर्बाइन को चलाना है, और पानी जो है वो 15 किलोग्राम पर सेकेंड से ऑपरेट हो रहा है ना, इतने मास से गिर रहा है। द लूजेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी, यानी इनपुट एनर्जी, ध्यान रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी वर्क का 10% लॉस कर देना या एनर्जी का 10%, जैसा आप समझो। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। बेटा पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mgh/t। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर W/T भी तो होता है। बेटा W/T भी होता है, पर W को mgh में कन्वर्ट कर दो। भाई क्वेश्चन आपसे जो डिमांड कर रहा है वो तो mgh ही है, ठीक है, तो आपको mgh लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आप लिखो, मैं थोड़ा हल्के पेन से लिखता हूँ उसको, तो बेटा ये हो जाएगा P इज इक्वल टू m/t। अब ध्यान से देखो, तो m/t मास अपॉन टाइम, अरे किलोग्राम पर सेकेंड। देखो यहाँ ध्यान से, क्या है ये, किलोग्राम पर सेकेंड नहीं है क्या, इसका मतलब कि मास अपॉन टाइम तो आपको दे ही रखा है इन्होंने। तो मास अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 15, ठीक है, m/t कैलकुलेट हो गया, g की वैल्यू दे रखी है 10, तो 15 इंटू 10। और बेटा हाइट कितनी है, हाइट है 60 मीटर, ये आ गया 60, कितना हो गया 15×90, और 2 जीरो और लगा दिए 9000। अब हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर 9000 तो आंसर है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, 9000 इसमें ऑप्शन भी नहीं है, हालांकि ये दे सकते थे, लेकिन चलो इन्होंने एहसान किया, नहीं दिया, क्योंकि 10% लॉस हो जा रहा है बेटा, 10% लॉस हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे 10%। तो आपको बेटा 9000 का 10% निकालना पड़ेगा, जल्दी से निकाल दो, जल्दी से निकाल दो। तो ये आपका हो जाएगा 9000। अब डायरेक्ट याद करो, 9000 का 10%, 10/100 कर दो, ठीक है, 900 आ गया, 900 हो गया। तो 900 लूज हो जाता है, यानी कि 900 जो है वो खर्च हो जाता है। तो बेटा 9000 जो है -900 कर दीजिए, आपके पास आएगा 8100। क्या आ जाएगा आपके पास, 8100। मुझे इसे मिटाने में समय लगता है बार बार, आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। 8100, तो जब ये 8100 आ गया, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि 8100 को क्या मैं पॉइंट अगर लिखना चाहूँ, देखिए किलो में ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन किलो में दिए हैं, इसका मतलब कि मुझे 1000 लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक जीरो लगाते ही ये 8.1 बन जाएगा, एक जीरो लगाते ही ये 8.1 हो जाएगा। तो क्या ये 8.1 किलोवाट हो गया, बिल्कुल। इसको मैं जितने टाइम में एक्सप्लेन किया है, इसके 1/3 में सॉल्व करके निकल गया होता,
ठीक है, समझाने में टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? ये देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप होके आया है इस बार। क्वेश्चन पेपर जो है एनसीईआरटी तो है ही है, एनसीईआरटी तो है ही है, थोड़ा सा दिमाग उसमें और एक्स्ट्रा लगाना है, थोड़ा सा उसमें और आपको कैलकुलेशन और सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाना है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मेरे पास रह गई है 2 मिनट, ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाएगा, तो मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में 3 स्लाइड बनाऊंगा और तीनों में पेपर सॉल्व करा दूंगा। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो कौन से होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जल्दी से बताइए। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इस पे मत जाना कि मैंने इरेज ढंग से नहीं किया इसको। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर? अब जरा ये बताओ कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें तो दिया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रेजेंस में होता है, तो बेटा वो तो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाला भी इसके अंदर नहीं बनेगा आंसर, जीरो डाइपोल वाला भी नहीं बनेगा, केवल एक ही आंसर करेक्ट है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें 3 है, ठीक है। किसी और पेपर के अंदर यही क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, इसलिए बच्चों क्वेश्चन का की जरूर देख लेना कि ये क्वेश्चन का सेट कौन सा है, क्योंकि पर सेट जो होते हैं वो क्वेश्चन बदल जाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो सेम रहते हैं बेटा, जो चीज बदल जाती है वो होते हैं इसके ऑप्शंस का सीक्वेंस, ठीक है, ताकि बच्चे चीटिंग ना कर पाए। तो अगर मैं आपको 6 का सी बता रहा हूं, तो हो सकता है कि किसी और में 6 क्वेश्चन कोई और हो, उसका आंसर 4 हो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल रट्टा मत मारना, क्योंकि ऑप्शंस बदल देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है जेनर डायोड। हम सबको पता है कि जेनर डायोड हम जब भी सर्किट में यूज करते हैं तो हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं जेनर डायोड, क्योंकि ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है। जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम करता है, इसलिए हम इसे रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है, अच्छा एक तो ये जो भी रिवर्स बायस में है क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, रिवर्स बायस में, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। बेटा ये भी करेक्ट आंसर है, पोटेंशियल बैरियर जो पीएन जंक्शन का है वो इनके बीच में ही लाई करता है, तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो मेरे हिसाब से ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट वन, ठीक है बेटा। चलो इसको मैं अपलोड करता हूं और तुरंत अगली स्लाइड में रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी लेता हूं। थैंक यू।